गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के आपको 500 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ये पीडीएफ बना रहे हैं। और इस सीरीज में केमिस्ट्री के जब भी किसी भी एग्ज़ाम में इसके अलावा कहीं से क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। अब चलिए जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। चलिए आज की सेशन की करते हैं स्टार्ट। पहली क्वेश्चन है कि परमाणु अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, यानी कि जो परमाणु होता है वह अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो परमाणु के 3 मौलिक कण आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मौलिक कण कहलाते हैं। एक्स जो किरणें होती है वह सीधी रेखा में गमन करती है। यह 1 लाइनर क्वेश्चन आपको सॉल्विंग करा रहे हैं, सब समझ लेना है। जितने पॉइंट्स है सबको आपको इसको क्लियर करते चलना है। उसके बाद हम फिल्म में टेस्ट लगाएंगे। तो एक्स जो किरण होती है वो किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, वक्र रेखा, जितने भी ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन एक्स किरणें जो होती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। एक्स किरणों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों को छिद्र लेने में या फेफड़े में उत्पन्न विकारों को पता लगाने के लिए हम लोग एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। एक्स किरणों का प्रयोग जिस हम समझते हैं कि आज एक्सरे कराना है, तो एक्सरे कराने का अर्थ क्या हुआ? यही एक्सरे होती है। एक्स किरण, तो रे का अर्थ होता है बाबू किरण, इसका अर्थ हो जाएगा। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से बाबू आपको मौलिक कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और कौन होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाभिक में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। न्यूट्रॉन आपको यह न्यूट्रल होता है। एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसको समस्थानिक कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसको समझना है। परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसको समस्थानिक कहते हैं। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान समान होता है तो उसको समभारी कहते हैं। परमाणु संख्या जिसकी समान हो और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या समान हो तब उसको क्या बोलेंगे? हम लोग समभारिक बोलेंगे। यानी कि द्रव्यमान संख्या जब भिन्न हो, परमाणु संख्या जब समान हो तो उसको समस्थानिक, आज जब द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है तो उसको समभारिक कहते हैं। 1 मोल कितने परमाणु के बराबर होता है? तो 1 मोल बराबर आपके पास हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 अणु का परमाणु। यानी कि 1 मोल बराबर कितना होता है? तो 6.022 × 10⁻23 अणु। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। यानी कि समझना है कि हाइड्रोजन को छोड़कर सभी जितने भी धातु होती है वह विद्युत का क्या होती है? ऋणात्मक होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में आपको ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, जिसकी परसेंटेज कितनी होती है? तो 78%। 78% आपको हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो आपको समझना है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कितनी परसेंटेज होती है? 78%। ऑक्सीजन की मात्रा जब पूछी जाएगा तो 21% होती है। और आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछी जाएगी तो 0.03% होती है। श्वेत पर फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना डिग्री होता है? तो श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप 30 डिग्री सेल्सियस होता है। लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? तो 260 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। यानी कि ऑक्सीजन जो है वह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। गंधक का उपयोग कहाँ करते हैं? तो गंधक का उपयोग गंधक को सल्फर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सल्फर का ही आपको हिंदी नेम गंधक है। गंधक का उपयोग बारूद, आतिशबाजी या दिसलाई के रूप में हम लोग करते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको LPG बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य संघटक कौन कौन सा होता है? तो मुख्य संघटक है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन।
यानी कि एलपीजी में कौन कौन से संघटक पाए जाते हैं, तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। हीरे का गलनांक कितना होता है, तो हीरे के गलनांक आपके पास 3500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। हीरे का गलनांक कितना होता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। प्रोड्यूसर गैस और वायु अंगार गैस नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, या इसको बोलेंगे वायु अंगार गैस। तो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस का मिश्रण होता है। तो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण को क्या बोलते हैं बाबू, तो प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस। भाप अंगार गैस, भाप अंगार गैस या जल गैस। देखिए, भाप अंगार गैस और जल गैस में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो इसमें आपको हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस का मिश्रण क्या कहलाता है, भाप अंगार गैस या जल गैस। तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। और प्रोड्यूसर गैस में कौन कौन से होते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो इसमें नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा तो उसको प्रोड्यूसर गैस, और हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा तो इसको बोलते हैं जल गैस। जैसे H2O होता है ना, तो आप इसको याद रखिएगा, जल गैस के लिए H यानी कि हाइड्रोजन जरूर आएगा, तो हाइड्रोजन आएगा तो इसको जल गैस बोलेंगे। जल गैस को भाप अंगार गैस भी कहा जाता है। और प्रोड्यूसर गैस का दूसरा नाम क्या है आपके पास, तो उसको वायु अंगार गैस कहा जाता है। तो वायु से आपको एक नोटेशंस आपको याद दिला देते हैं कि वायु में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो नाइट्रोजन की होती है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन जरूर रहेगा। और जल गैस में आपको H2O होता है तो इसमें हाइड्रोजन रहेगा। तो एक ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को याद बिल्कुल रख सकते हैं। उसके बाद बाबू क्वेश्चन है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बोलेंगे शुष्क बर्फ है, जिसको ड्राई आइस कहा जाता है। तो ड्राई आइस को क्या बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहलाता है। प्रोटीन, केसिन दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है, यानी केसिन, केसिन आपको दूध में पाए जाने वाला क्या है, प्रोटीन होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू या संतरों में पाया जाता है। तो साइट्रिक जो अम्ल होती है ना, वो खट्टेदार फलों में आपको पाई जाती है, तो इसलिए आपको नींबू और संतरा में कौन सी अम्ल पाई जाती है, तो साइट्रिक एसिड पाई जाती है, जिसको अम्ल को ही एसिड कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। तो आपके क्वेश्चन रहेगा कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कौन से हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग CaO होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर में हम लोग किया जाता है। मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। उसके हैं एवोगाड्रो, एवोगाड्रो संख्या की मान कितनी होती है, तो एवोगाड्रो संख्या की मान 6.023 × 10⁻23, यानी कि 6.023 × 10⁻23 होता है। पॉलीथीन बनाने में कौन सी गैस का यूज करते हैं, तो एथिलीन गैस का यूज बाबू हम लोग पॉलीथीन बनाने में किया जाता है। तो पॉलीथीन आपको याद रखिएगा, आपके पास एथिलीन है, एथिलीन गैस का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो पॉलीथीन बनाने में किया जाता है। आयरन, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, तो उसको गैल्वेनीकरण कहलाता है। तो लोहा, आयरन पर जिंक की परत को चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है। उसके बाद हमारे क्वेश्चंस हैं कि भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड को D2O को भारी जल कहते हैं। यानी क्वेश्चंस रहते हैं कि भारी जल का आपका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र आपको D2O होता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय सैलाइन अभिक्रिया पर आधारित होता है। देखिएगा, हाइड्रोजन बम आपको नाभिकीय सैलाइन अभिक्रिया पर आधारित होता है, और जो परमाणु बम होता है वह नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है। तो हाइड्रोजन बम सैलाइन पर और परमाणु बम विखंडन पर। इसका एक रीजन्स आपको याद करने का एक अच्छा सा ट्रिक बता देते हैं। जिस प्रकार हम लोग सन से जो हम लोगों को उष्मा या प्रकाश मिलता है, तो सन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन के कारण ही प्रकाश हम लोगों को और उष्मा प्राप्त होता है सन से। तो सन में आपको 71% आपको हाइड्रोजन होता है और 29% आपको 71% आपको हाइड्रोजन होता है और 29% आपको हीलियम होता है।
तो हाइड्रोजन जो होता है ना, वह आपको नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण ही हम लोगों को प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है सन से। तो आप उसको याद रख सकते हैं। तो नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन जब बम कहा जाएगा तो उसको नाभिकीय संलयन होती है अभिक्रिया, और जब हाइड्रोजन बम कहा जाएगा तो उसमें नाभिकीय विखंडन होती है। ये दोनों क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूध खट्टा, दूध जो खट्टा हो जाता है वह किस अम्ल के कारण होता है? तो दूध जो खट्टा होता है ना बाबू, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के। तो लैक्टिक अम्ल के साथ एक और क्वेश्चन आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक जो एसिड होती है वो लाल चींटी में पाई जाती है। लाल चींटी जो हम लोगों को एसिड, लाल चींटी में कौन सी आपको अम्ल पाई जाती है? तो फॉर्मिक एसिड, आप इसको समझेंगे। खट्टे फलों में तो साइट्रिक एसिड। इन सब कुछ अम्ल के बारे में हम आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा, और जो ऑनलाइनर जो क्वेश्चन चल रही है बस इसको आप समझते रहिए। इसके बाद हम लोग टेस्ट पेपर लगाने का प्रयास करेंगे। नियोन गैस का प्रयोग ट्यूबों के ऊपर में विज्ञापन चिन्हों के रूप में होता है। जो नियोन गैस का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ट्यूबों के ऊपर में विज्ञापन चिन्हों के रूप में होता है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का एक जटिल द्रव मिश्रण है, यानी कि जो पेट्रोलियम है वो हाइड्रोकार्बन का ही एक जटिल द्रव मिश्रण होता है। रियान, रियान सेलुलोज से बना एक संश्लेषित सिल्क है। रियान जो होता है वह सेलुलोज से बना होता है और एक संश्लेषित सिल्क होता है। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है? धातु अधातु है, तो सिलिकॉन आपको अधातु है, और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आपकी क्वेश्चंस रहती है कि कंप्यूटर का जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनता है वह किससे बना होता है? तो आपको सिलिकॉन से बना होता है। सिलिकॉन एक अधातु है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो सबसे अधिक होता है 24 हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा क्या करता है? चमकता है। तो हीरा चमकने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्लेटिनियम जो है ना सबसे कठोर धातु होता है। तो सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? तो प्लेटिनियम। प्लेटिनियम को कौन सा इसका निकनेम क्या है? तो पेट्रोलियम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है? तो प्लेटिनियम को। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया अवकरण कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन जब त्याग करेगा तो उस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण कहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस प्रक्रिया को अवकरण कहते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? जब हम लोग आतिशबाजी करते हैं ना तो उसमें हरा रंग निकलता है। तो हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण होता है। और लाल रंग स्टेंसियम के कारण होता है, स्टेशियम। दिसलाई में हम लोग किसका यूज करते हैं? तो दिसलाई में लाल फास्फोरस लेपित होता है। दिसलाई में किसका, कौन सी फास्फोरस का यूज करते हैं? तो लाल फास्फोरस और एक पीला फास्फोरस। इसमें दिसलाई में हम लोग लाल फास्फोरस का यूज करते हैं। रेडान वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है, यानी कि देखिए जितने भी अक्रिय गैस हैं, अक्रिय गैस में कौन ऐसा बाबू अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो आपको रेडान होगा। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन नामक जीवाणु पाया जाता है? तो दलहनी पौधों के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। उसके बाद है फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। तो फोटोग्राफी में किस ब्रोमाइड का यूज करते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। गुब्बारों में भरने में कौन सी गैस का यूज करते हैं? तो गुब्बारों को भरने में आपको हीलियम गैस का यूज करते हैं। जो हीलियम गैस आपको हमारी हवा में सबसे हल्का होता है, जिसके कारण गुब्बारा हम लोगों को बहुत ऊपर तक ले जाता है। उसके बाद नॉन स्टिक बर्तन के ऊपर परत किसका बना होता है? तो नॉन स्टिक इसको बोलते हैं टेफ्लॉन का बना होता है। किसका बना होता है? तो टेफ्लॉन का। लैंपों और ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है? लैंप या ट्यूब में नियोन गैस भरी जाती है। जल की अस्थाई और अस्थाई कठोरता को
कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के घुलने के कारण होती है। यानी कि जल में जो अस्थायी कठोरता होती है वो किसके किसके कारण होती है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लवण के घुलने से के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड आदि लवणों को घुले रहने के कारण होती है। पानी में अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पानी की अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट का। सोना और चांदी की शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, सोना या चांदी की जब भी हम लोग शुद्धिकरण करते हैं तो उसमें हम लोग HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का यूज करते हैं। नाइट्रिक अम्ल जिसका फार्मूला होता है HNO3 का प्रयोग करते हैं। जब भी हम लोग सोना या आपको चांदी का हम लोग जब शुद्ध करते हैं, उसे शुद्धिकरण करते हैं, प्योरीफिकेशंस करते हैं, तो उसमें हम लोग नाइट्रिक अम्ल का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा शौचालय कौन सा है, विद्युत का सबसे अच्छा शौचालय आपके पास चांदी है। हंसने वाली गैस जिसको लाफिंग गैस कहा जाता है कौन सा उसका नाम है बाबू, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं और यह हम लोगों को इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग में किया जाता है। यानी कि कृत्रिम वर्षा के लिए हम लोग सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। शुद्ध सोना कितना कैरेट होती है, तो शुद्ध सोना आपके पास कितना कैरेट होता है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। कितना कैरेट होता है, तो 24 कैरेट। अम्ल वर्षा में क्या क्या मौजूद होता है, तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो हमारे वायुमंडल में SO2 और NO2, देखिएगा NO2 अलग है और एक इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को बोलेंगे जो आपको लाफिंग गैस होता है। तो इसमें अम्ल वर्षा में SO2 और NO2 गैस के वायु में रहने के कारण होती है। तो आपको अम्ल वर्षा के कौन कौन से घटक हैं, तो SO2 और NO2। लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो लोहा का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। इसमें ढालवा लोहा, पिटवा लोहा होता है, तो सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो पिटवा लोहा होता है। तो चलिए आप लोग जुड़े रहिए आप लोग आर्की मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। फॉर दिस थैंक्स।